अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन 2 दिसंबर 1988 को वो तारीखी दिन आया जब 11 बरस की आमरीत के बाद पाकिस्तान में एक जमहूरी हुकूमत कायम हुई। गुलाम इसहाक खां सदर थे और बेनज़ीर को वज़ारत उज़्मा इस शर्त पर मिली थी कि वो इन्हें सदर बरकरार रखेंगी। बेनज़ीर ने यह समझौता किया और ऐलान किया कि पीपल्स पार्टी सदर गुलाम इसहाक के मुकाबले में अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं करेगी और इन्होंने सदारती इंतखाबात में ऐसा ही किया। अगरचा टीवी इंटरव्यू में इन्होंने समझौते से इनकार किया और कहा कि इन्होंने गुलाम इसहाक खां की मुखालफत इसलिए नहीं की थी कि इनके पास अपना सदर मुंतखब करवाने के लिए वोट्स नहीं थे। पीपल्स पार्टी के पास नंबर्स नहीं थे कि हम अपना सदर को मुंतखब कर लें। इस पॉलिसी से वक्ती तौर पर अंदरूनी मसाइल खड़े नहीं हुए, अलबत्ता बदलती आलमी सूरत हाल से खारजा पॉलिसी की शदीद मसाइल पैदा हुए। अमेरिका, जिसने ज़िया की आमरीत और अफ़गान जंग के दौरान पाकिस्तान की भरपूर मदद की, $5 अरब इमदाद दी, F-16 समेत जदीद असला फराहम करने में मदद की और एटमी प्रोग्राम को भी नज़रअंदाज किए रखा। इस जमहूरी दौर में अचानक पाकिस्तान में हामियाँ नज़र आने लगी। इसने प्रेसलर तरमीम के ज़रिए पाकिस्तान पर पाबंदियाँ लगा दी। वजह यह हुई कि अमेरिका में सदर रेगन का दौर ख़त्म हो गया था। अमेरिका को अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान की ज़रूरत भी नहीं थी। अफ़गान जंग के दौर में यूं था कि हर साल जब अमेरिकी कांग्रेस में पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम की वजह से पाबंदियां लगाने की बात होती तो अमेरिकी सदर रेगन अपने अख्तियारात इस्तेमाल करते हुए कांग्रेस को ये गारंटी दिया करते थे कि पाकिस्तान खुफिया एटमी प्रोग्राम नहीं चला रहा। लेकिन नए सदर ने इस बात की गारंटी देने से इनकार करते हुए पाबंदियां लगा दी। पाबंदियों के तहत अमेरिका में पाकिस्तान के वो F-16 हथियारे भी रोक दिए गए जिनकी कीमत पाकिस्तान अदा कर चुका था। अमरीकी इमदाद बंद होने और F-16 के रोके जाने से पाकिस्तान की मैशियत और दफा दोनों पर कारी ज़रब लगी, जिससे जमहूरी हुकूमत दबाव में आ गई। अमरीकी पाबंदियों का एक पस मंज़र और भी था। हुआ कुछ यूँ कि बेनज़ीर के दौर में भारत ने मिसाइल तजर्बात शुरू कर दिए। जवाब में पाकिस्तान ने भी अपने मिसाइल प्रोग्राम का कदम आगे बढ़ाया और हुंजा मिसाइल का कामयाब तजर्बा किया। इस तजर्बे ने अमेरिका और भारतीय ऐवानों में खरबरी मचा दी। इन्हें खतरा हुआ कि पाकिस्तान एटॉमिक वार हेंज जानने वाला मिसाइल भी बनाएगा और यही हकीकत थी। पाकिस्तान इस वक्त भी खुद दार मुल्क की तरह आलमी इमदाद से ज़्यादा अपने दफा को अहमियत देता था। चनाचा कुछ ही देर में पाकिस्तान असिक्ट मिसाइल के 2 मज़ीद तजर्बात भी कर दिए। बाहमी बात थी जिस पर अमरीकी सदर जॉर्ज बुश ने कांग्रेस को ज़ाती गारंटी देने से गुरेज किया और पाकिस्तान पर पाबंदियां लगा दी। ये पाकिस्तान के लिए मुश्किल की घड़ी थी। बेनज़ीर नहीं थी, उम्र भी जवानी की थी, इसलिए लगता था कि इनके असबाब जवाब दे जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इन्होंने बैरूनी मुश्किलात को देखते हुए ताकत के अंदरूनी सतूनों यानी स्ट्रेटेजिक ट्रायंगल के तीनों किरदारों से बना कर रखने की पॉलिसी अपनाई। गुलाम इसहाक खां को सदर बरकरार रखे हुए आर्मी चीफ असलम बेग को जमहूरियत का मेडल पहनाया और ISI के सरबराह जनरल हमीद गुल को बतौर ISI चीफ मुखालफत नहीं की। लेकिन हमीद गुल इसी पर खुश नहीं थे, इन्हें कुछ और भी चाहिए था। इनकी 2 बड़ी ख्वाहिशात थी। वो चाहते थे कि खारजा पॉलिसी खास तौर पर अफगानिस्तान और भारत के साथ मामलात मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के मुताबिक चलाए जाएं। वो भारतीय पंजाब में अलहदगी के खालसा तहरीक की मदद करना चाहते थे ताकि भारत से मशरकी पाकिस्तान का बदला लिया जा सके। बेनज़ीर इस नज़रिए के मुखालिफ थी। दूसरी बात, जनरल हमीद गुल ये चाहते थे कि अफगानिस्तान में पाकिस्तान की हामी हुकूमत बनाई जाए और काबल के करीबी शहर जलालाबाद पर कब्जे के लिए मुजाहिदीन की मदद की जाए। दूसरी बात बेनज़ीर ने मान ली
वज़ीर आज़म बेनज़ीर की इजाज़त से अफगानिस्तान में ISI के चीफ जनरल हमीद गुल ने ऑपरेशन जलालाबाद शुरू करवा दिया। इस ऑपरेशन में अमेरिका और सऊदी अरब मदद में शामिल थे। मार्च 1979 में स्टिंगर मिसाइलों से लैस 10,000 मुजाहिदीन ने जलालाबाद पर हमला कर दिया। कहा जाता है कि उसामा बिन लादेन भी इन हमला आवरों में शामिल थे। इस वक्त तक अफगानिस्तान के कई शहरों में हाना जंगी फूट चुकी थी। कई सूबों में मुजाहिदीन के मुख्तलिफ गिरोह अफगान सदर नजीबुल्लाह से लड़ रहे थे। जलालाबाद हमला भी नजीबुल्लाह हुकूमत के खात्मे ही की कोशिश थी। अरब और अफगान जंगियों ने इब्तिदा में हेलीकॉप्टरों को बहरे गिराया और जलालाबाद के थोड़े हिस्से पर कब्जा भी कर लिया, लेकिन इतनी देर से काबल से बुलंद परवाज करने वाले अटोना त्यारे पहुंच गए। इन त्यारों तक स्टिंगर मिसाइल की पहुंच नहीं थी। मुजाहिदीन इन त्यारों का मुकाबला नहीं कर पाए और बुरी तरह शिकस्त खा गए। इस मार्के में 3,000 से ज़ायद अफगान महाजरीन जान बहक हुए और ये मिशन नाकाम हो गया। बेनज़ीर इस नाकामी पर जनरल हमीद गुल से इतनी खफा हुई कि इन्हें DIG ISI के ओहदे से हटाकर कोर कमांडर मुल्तान बना दिया गया। तरीही रिकॉर्ड दुरुस्त रखने के लिए बताते चलें कि इस वक्त अफगानिस्तान में मसला मुदाखलत की पाकिस्तान में हामी हमायत पाई जाती थी। जमात इस्लामी, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग पूरी तरह शामिल थी। सिर्फ 2 आवाज़ें थी जो अलानिया इसके मुखालिफ थी, वली हाँ और दूसरे अचकज़ई। दोनों 12 खबर करते थे कि अफगानिस्तान में मुदाखलत से जंग पाकिस्तान के अंदर आ जाएगी। बेनज़ीर हुकूमत के पहले साल एक और ऐसा इल्ज़ाम सामने आया जिसके असरात आज तक पाकिस्तानी सियासत में देखे जा सकते हैं, और ये था सिख अलहदगी पसंदों की फहरिस्तें भारत के हवाले करने का इल्ज़ाम किया। क्या वाकई बेनज़ीर ने खालिस्तान के सिख कायदीन की फहरिस्तें इंडिया के हवाले कर दी थी? क्या ऐसी फहरिस्तें पाकिस्तान के रिकॉर्ड में थी भी? अगर नहीं तो बेनज़ीर हुकूमत वज़ीर दाखिला एतजाज़ अहसन भारत क्या करने गए थे? ये सब जानिए हमारी अगली किस्त में। और दोस्तों, अगली किस्त को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें, ताकि इसी सूरत ये सिलसिला जारी रहेगा और हम बेहतर से बेहतर बनाते चले जाएंगे। इजाज़त दीजिएगा, मिलते हैं अगली किस्त में। अल्लाह हाफिज़।